गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। चलिए तो मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चे, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे आज पैकेज एयर कंडीशनर के बारे में। ठीक है, पैकेज एयर कंडीशनर क्या होता है और यहाँ से एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, अगेन टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और पैकेज एयर कंडीशनर की हम बात करेंगे। दूसरा, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी इसमें, एक पैकेज एयर कंडीशनर है आपका, और दूसरा होता है सेंट्रल एयर कंडीशनर। ठीक है, तो सेंट्रलाइज की आज बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ पैकेज एयर कंडीशनर की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इससे पहले की जितने भी क्लासेस हुई हैं, अगर उसमें कोई डाउट आपका है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो बच्चे बात करते हैं फिर आज पैकेज एयर कंडीशनर की। ठीक है, तो बच्चे अगर एयर कंडीशनिंग की हम बात करें तो बेसिकली से मोटा मोटा हम तीन चीजों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक हम बात करते हैं आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर और विंडो एयर कंडीशनर। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर स्प्लिट और विंडो एसी की हम बात करते हैं तो इनकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, ये 5 टन लोड के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। ठीक है, अगर कूलिंग लोड 5 टन तक का है तो हम हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी की बात कर सकते हैं। ठीक है, और कूलिंग लोड लगभग 20 टन के आसपास जाता है तो वहां पर हम बात करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बीच में अगर कहीं हम बात करें तो हमें जरूरत पड़ती है पैकेज एयर कंडीशनर की। ठीक है, अगर विंडो स्प्लिट, ठीक है, और चलिए तो बच्चे, अगर हम बात करते हैं विंडो एयर कंडीशनर की एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर की, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर हम विंडो एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपके कूलिंग लोड 5 टन तक बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 20 टन लोड के लिए बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कहीं हम बात करें तो यहां पर आपका आता है पैकेज एयर कंडीशनर। पैकेज एयर कंडीशन, ठीक है, इनमें से अगर इनमें से अगर हम विंडो एंड स्प्लिट की बात करें तो ये मैं आपको पूरा करा चुका हूं। ठीक है, अगली क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं ये आपका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे ये आपका होगा पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 40-45 मिनट में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। कोई नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, बाकी मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैलिड जॉइंट के नोट्स डलवा देंगे, डलवा देंगे।
ठीक है, चलिए तो बच्चे आते हैं फिर सीधा पैकेज एयर कंडीशनर पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, द विंडो एंड स्प्लिट एयर कंडीशनर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्मॉल एयर कंडीशनिंग कैपेसिटीज अप टू 5 टन्स। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम विंडो एंड स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो 5 टन तक की कैपेसिटी के लिए बिल्कुल ये क्या होते हैं, सही से काम करते हैं। ठीक है, अगर हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका 20 टन के लिए, ये आप देख सकते हो पैकेज एयर कंडीशनर। ठीक है, इस तरह से कुछ लगा होता है। हाँ, ये सारा आज कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे इस पर। ठीक है, द पैकेज्ड एयर कंडीशनर आर यूज्ड फॉर कूलिंग कैपेसिटीज इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, विंडो और सेंट्रलाइज्ड एसी के बीच में, ठीक है, आपका जो बिल्कुल सही होता है, ये आपका पैकेज्ड एयर कंडीशनर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें कौन सा है कि ये कितने कूलिंग लोड के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो 3, 5, 7, 10 एंड 15। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी के लिए ये कंडीशनर आपका बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, कभी कभी सीधा आपसे पूछ सकता है कि इनकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3 से लेकर 15 टन तक की इनकी कूलिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। पैकेज एयर कंडीशनर, विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर आमतौर पर 5 टन तक की छोटी एयर कंडीशनिंग क्षमता के लिए बिल्कुल उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की हम बात करते हैं तो 20 टन तक के लोड के लिए सेंट्रल आपके काम करते हैं, और पैकेज एयर कंडीशनर जो होते हैं आपके, ठीक है, ये अलग अलग लोड के लिए आप लगा सकते हो, जैसे 3 टन के लिए, 5 टन के लिए, 60 टन के लिए, 10 और 15। यह सीधा आपसे एक रेंज पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे, 3 से 15 टन तक के लोड के लिए आपके पैकेज एयर कंडीशनर बिल्कुल सही से काम करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर इसके बाद बेसिक साइकिल की हम बात करें तो जितना आपने अभी तक देखा है, ठीक है, जितने भी एसी आपने देखे, आपने विंडो एसी देखा हो, स्प्लिट एसी देखा हो, तो उन सभी में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे उनमें आपका इवापोरेटर होता है, आपका कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, और आपकी कैपिलरी ट्यूब वगैरह लगी होती है, यानी कि एक्सपेंशन डिवाइसेस लगी होती हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर भी यूज में आने वाली हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन बेसिक उनका वहां पर होता है, जो कंप्रेसर का काम होता है, सेम यहाँ पर भी वही कंप्रेसर का काम होगा। जो इवेपोरेटर का काम वहां पर होता है, यहाँ पर भी वही होगा। कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइसेस, जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सेम काम यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से अगर सिंगल रूम की हम बात करते हैं, एक एक रूम करके आपको कूलिंग करनी है, तो आप लगा सकते हो विंडो एसी, स्प्लिट एसी। लेकिन पूरे घर की आप कूलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए पैकेज सिस्टम बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए, और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपके यहाँ पता नहीं मुझे होगा या नहीं होगा, लेकिन कॉलेज वगैरह की जो लाइब्रेरी होती हैं, ठीक है, अब इतना बड़ा लाइब्रेरी का स्पेस होता है,
तो उसके लिए आप पैकेज या विंडो या स्प्लिट एसी का तो यूज नहीं करोगे, तो वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, जनरली आपके सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम वहां पर लगे होते हैं। बहुत बड़े कोचिंग सेंटर हैं, वहां पर भी वो क्या यूज करते हैं, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कूलिंग लोड के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, आपका विंडो एसी होता है, आपका स्प्लिट एसी होता है, पैकेज एसी और सेंट्रलाइज्ड एसी है। ये सारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये बेसिकली कूलिंग लोड के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि पैकेज एयर कंडीशनर इन कितने कूलिंग लोड के लिए उपयुक्त होते हैं, तो 3, 5, 7, 10 एंड 15। ठीक है, या सीधा 3 से 15 टन के लिए आपके ये बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडेंसर जो होता है, ठीक है, हीट का जो रिजेक्शन होता है वातावरण में, सराउंडिंग में जो हीट का रिजेक्शन होता है यह बेसिकली आपके कंडेंसर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम होने वाला है। इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होगा ये हीट को गेन करेगा और कंडेंसर में जाकर हीट का रिजेक्शन हो जाएगा। तो पैकेज्ड एयर कंडीशनर में भी आपका कंडेंसर लगा होगा, और यहाँ पर जो कंडेंसर होते हैं यह बेसिकली आपके 2 प्रकार के कंडेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कूलिंग सिस्टम यूज्ड इन दिस सिस्टम, द पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो पैकेज्ड एयर कंडीशनर होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका इसमें होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर और दूसरा आपका होता है एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या होते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जहां पर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट जो ट्यूब्स होती हैं ट्यूब्स के थ्रू पानी को देगा। ठीक है, तो ये आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है। और जहां पर जो कंडेंसर होगा, कंडेंसर की ट्यूब्स के कांटेक्ट में हवा होती है, तो ये आपके एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। ठीक है, बाकी दोनों कंडेंसर हम बिल्कुल देख चुके हैं। चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। इन प्रणालियों में प्रयुक्त शीतलन प्रणाली के प्रकार के आधार पर पैकेज्ड एयर कंडीशनर को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक आपका इसमें होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर और दूसरा आपका इसमें होता है एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जैसे कि बच्चे आप देखोगे सिंपल एसी की अगर आप बात करोगे, अगर विंडो एसी की आप बात करोगे या स्प्लिट एसी की बात करोगे, तो वहां पर जो कंडेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं सिंपली एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले हमने जो बात की है, हमने विंडो एसी की बात की हो या स्प्लिट एसी की बात की हो, ठीक है, उनमें जो कंडेंसर लगे हुए थे इनकी कूलिंग जो हो रही थी सिंपल एयर से हो रही थी। लेकिन अगर हम पैकेज एयर कंडेंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर कूल्ड कंडेंसर भी बिल्कुल इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर वाटर कूल्ड कंडेंसर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम विंडो एसी की बात करें, या अगर हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं, तो इनके जो कंडेंसर होते हैं, इन दोनों के जो कंडेंसर होते हैं ये आपके सिंपली एयर कूल्ड कंडेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और कितने कूलिंग लोड तक ये काम करते हैं, अगर आप कूलिंग कैपेसिटी की बात करोगे तो ये होती है यहाँ पर कितनी, 5 टन तक के लिए ये अच्छे से काम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि पैकेज एयर कंडीशनर किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो पैकेज एयर कंडीशनर ये आपका लगा हुआ है और इसके अंदर ही बेसिकली ये 3 इकाइयों में बटा होता है। ठीक है, यह 3 यूनिट में बटा होता है। अगर सबसे नीचे वाले हिस्से की बात करोगे तो यहाँ पर आपका लगा होता है कंप्रेसर और कौन सा, वाटर कूल्ड कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने एक पैकेज एयर कंडीशनर लगा हुआ है और यह बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसे मैंने कहा फर्स्ट, ये बीच वाला हो गया सेकंड, और सबसे नीचे वाला कौन सा है, थर्ड। ठीक है, ये कौन सा है, बॉटम, ये आपका बीच वाला हिस्सा यानी कि मिडल, और ये मैंने कहा टॉप। तो बॉटम वाले हिस्से को जब आप ध्यान से देखोगे तो बॉटम वाले हिस्से में क्या लगा हुआ है, एक तो आपका कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कंप्रेसर इसमें कहां पर लगा होता है, तो नीचे वाले हिस्से में इसमें कंप्रेसर लगा होता है। ठीक है, और दूसरा जो कंडेंसर लगा हुआ है ये भी कहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो संघनित्र लगा हुआ है, ये भी कहां पर लगा हुआ है, ये भी इसके नीचे वाले हिस्से में लगा हुआ है। तो कंप्रेसर और कंडेंसर लगे हुए हैं नीचे वाले हिस्से में। अगर अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इवेपोरेटर कॉइल जो लगी हुई है ये बीच वाले हिस्से में लगी हुई है। ठीक है,
और ऊपर वाले हिस्से में क्या लगा हुआ है, जनरली फैन मोटर या फैन वगैरह इसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे कहा भी क्या गया है, फैन कंपार्टमेंट। तो तीन हिस्सों में ये होता है, ऊपर लगा होता है फैन, ठीक है, या फैन कंपार्टमेंट इसे बोलते हैं। बीच वाले हिस्से में लगा हुआ है इवापोरेटर कोयल, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में आपका कंप्रेसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले आता है कि पैकेज एयर कंडीशनर जो होते हैं तो ये आपके कितने हिस्सों में बटे होते हैं। तो ये जनरली तीन हिस्सों में आपके बटे हुए हैं। नीचे वाले हिस्से में कंप्रेसर और कंडेंसर लगा हुआ है, बीच वाले हिस्से में इवेपोरेटर कोयल लगी हुई है, और ऊपर वाले हिस्से में आपका फैन कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि जो पैकेज एयर कंडीशनर होते हैं इसमें अगर कंडेंसर की हम बात करते हैं तो कंडेंसर आपके दो तरह के होते हैं, एक वाटर कूल्ड कंडेंसर और एक आपका इसमें होता है एयर कूल्ड कंडेंसर। अब एक एक करके दोनों कंडेंसर को देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर की। तो सबसे पहले इसमें होगा पैकेज एयर कंडीशनर्स विद वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ पैकेज एयर कंडीशनर्स। ठीक है, तो द कंडेंसर्स आर कूल्ड बाय वाटर, तो जहां पर कंडेंसर जो होते हैं ये पानी के द्वारा ठंडे किए जाते हैं, ये बात आपको पहले से ही पता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ही कहा जाता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। कंडेंसर को पानी से ठंडा किया जाता है। द कंडेंसर इज ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कंडेंसर का कौन से प्रकार का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंडेंसर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, टाइप उसके हम पढ़ चुके हैं, बस सिंपल अब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा कंडेंसर लगा हुआ है। द कंडेंसर्स आर कूल्ड बाय वाटर, कंडेंसर जो होते हैं यहाँ पर पानी द्वारा ठंडे किए जाते हैं। द कंडेंसर इज ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप। ठीक है, यहाँ पर शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। विद रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग अलोंग द ट्यूब साइड, जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है यह ट्यूब की तरफ होगा और आपका जो कूलिंग वाटर होता है यह सेल की साइड फ्लो करता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कंडेंसर एक इस तरह से दिखेगा। सिंपली ये आपका इस तरह से क्या होगा, शेल एंड कोयल कंडेंसर होगा। इस तरह से सिंपल शेल एंड कोयल कंडेंसर होगा। इसके अंदर क्या लगी होंगी, इस तरह से ट्यूब्स लगी हुई होंगी। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर ट्यूब्स लगी हुई होंगी। यहां से आपका ट्यूब्स के अंदर इनलेट होगा, ठीक है, और यहां से क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह से जो इसके अंदर ये शेल लगी हुई है, ये जो पूरा आपको बेलन टाइप का दिख रहा है इसे क्या बोल रहे हैं, शेल। ये है शेल और ये लगी हुई है ट्यूब्स। ठीक है, आपका जो एक फ्लूइड होगा यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से लीव करेगा, ये आपका शेल के अंदर इनलेट पॉइंट होगा और यहाँ से सेल से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है यह ट्यूब से होगा। यहां से रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, यह ट्यूब के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा, इस तरह से ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा और यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, और अगर हम पानी की बात करेंगे तो शेल के अंदर पानी एंटर करेगा, यहां से पानी आया, शेल के अंदर पानी एंटर करेगा और यहां से पानी क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होगा यह ट्यूब के अंदर होगा और आपका जो पानी होगा यह शेल के अंदर फ्लो करता है। वाटर हैज टू बी सप्लाइड कॉन्टिन्यूअसली इन ऑर्डर टू कीप द एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्किंग। ठीक है, पानी को लगातार हम सप्लाई करते रहेंगे ताकि कंडेंसर आपका अच्छे से काम करता रहे। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। कंडेंसर को पानी से ठंडा किया जाता है। कंडेंसर शेल और ट्यूब प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा कंडेंसर है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, जिसमें ट्यूब की तरफ रेफ्रिजरेंट बहता है। ट्यूब से जो फ्लो होगा ये रेफ्रिजरेंट का होता है और शेल के अंदर जो फ्लो होगा ये पानी का होता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। पहला, वाटर कूल्ड कंडेंसर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं, तो शेल एंड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। शेल के अंदर किसका फ्लो होता है, शेल के अंदर पानी का फ्लो होगा
और ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक बार यहां तक जल्दी से देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बाकी शेल एंड ट्यूब कंडेंसर क्या होता है ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं अलग से ही, तो यहाँ पर एक बार ये आप बाद में देख लेना। सिंपल थ्योरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप इसे पढ़ लेना। बाकी यहाँ से कोई ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिएगा। इसमें जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर जो कंडेंसर और कंप्रेसर है वो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, बीच में आपका इवेपोरेटर है, और ऊपर जो होता है ये फैन कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में यानी कि इस वाले पॉइंट में सेम उन्हीं सब चीजों की बात की गई है। ठीक है, इवेपोरेटर कोइल से जो हवा निकल कर आएगी, ठीक है, उसके लिए ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ताकि उसे आगे आसानी से सर्कुलेट किया जा सके। ठीक है, देखिएगा एक बार। द कंप्रेसर इज लोकेटेड एट द बॉटम अलोंग विद द कंडेंसर। कंडेंसर के साथ कंप्रेसर नीचे स्थित है। अबव दीज कंपोनेंट्स द इवेपोरेटर और द कूलिंग कॉइल इज लोकेटेड। अगर कंडेंसर और कंप्रेसर के ऊपर हम बात करेंगे, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। अगर इनके हम ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर इवेपोरेटर कोइल लगी हुई है, सेम वही पॉइंट हो गया। ठीक है, सबसे नीचे आपका कंप्रेसर और कंडेंसर लगा हुआ है। उसके ऊपर चलेंगे तो आपकी इवेपोरेटर कोइल लगी हुई है, और उससे ऊपर चलेंगे आपका फैन कंपार्टमेंट होता है। द कंप्रेसर इज लोकेटेड एट द बॉटम अलोंग विद द कंडेंसर। कंडेंसर के साथ कंप्रेसर नीचे स्थित है। इन घटकों के ऊपर इवेपोरेटर या कूलिंग कॉइल स्थित होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर और एयर फिल्टर से युक्त एयर हैंडलिंग यूनिट कूलिंग कॉइल के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, जो फैन कंपार्टमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होगा। केंद्र प्रसारक यानी कि सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में कई कमरों को ठंडा करने के लिए आवश्यक हवा की बड़ी मात्रा को संभालने की क्षमता होती है। ठीक है, पैकेज एयर कंडीशनर के सिर से नलिका निकलती है जो ठंडा होने वाली विभिन्न कमरों तक फैली हुई होती है। तो अलग अलग कमरे में हवा को सर्कुलेट कराने के लिए इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर लगे हुए होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। द सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर हैज द कैपेसिटी टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने गाड़ी वगैरह में देखा होगा ना, ठीक है, सामने डैशबोर्ड पर जो लगा होता है उसका हवा की वेलोसिटी को कम या ज्यादा करने के लिए स्विच भी लगा होता है। ठीक है, और ब्लोअर के द्वारा हवा आती है। फैन, पंप और ब्लोअर में आपको बता चुका हूं बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर पंप की हम बात करें तो पंप के अंदर क्या होता है, ठीक है, पंप के अंदर प्रेशराइज ज्यादा होता है। फैन की बात करोगे तो फैन के अंदर हवा की वेलोसिटी ज्यादा होती है। और ब्लोअर की हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में यानी कि मॉडरेट प्रेशर रेंज होती है और मॉडरेट एयर वेलोसिटी होती है। ठीक है, ना तो प्रेशर ही बहुत ज्यादा होता है और ना ही हवा की गति बहुत ज्यादा होती है ब्लोअर के द्वारा। ठीक है, तो फैन और पंप के बीच में कहीं कहा जाता है आपका ब्लोअर आ जाता है। जैसे कूलर वगैरह में आप देखोगे फैन लगे होते हैं। ठीक है, हवा बहुत तेज निकल कर आती है। नॉर्मली आपके घर में जो पंखा लगा होगा इससे भी हवा तेज आती है, लेकिन गाड़ी वगैरह में जो आपने देखे होंगे ना, या जैसा एसी का मैं एग्जांपल दे ही रहा हूँ, आपको बहुत बार दे चुका हूँ, तो उनसे जो हवा आती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर पर ज्यादा आती है। तो ये काम होता है आपका ब्लोअर का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे इसमें क्या होगा, ठीक है, ये आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर हो गया। दूसरा आपका सिंपल इसमें एयर कंडीशनर्स होगा। ठीक है, विद एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर सिंपली आपके जिस तरह से स्प्लिट एसी में लगे होते हैं, सेम कहानी यहाँ पर भी रहने वाली है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स द कंडेंसर ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज कूल्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। जहां पर कंडेंसर को हवा द्वारा ठंडा किया जाता है, ये आपका एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। There is an outdoor unit that comprises important components like compressor, condenser and in some cases the expansion valve। ठीक है, इसमें भी दो यूनिट होती हैं जैसे कि स्प्लिट एसी में होती है। एक इंडोर यूनिट होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है। अगर आउटडोर यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पर आपका कंप्रेसर, कंडेंसर और कुछ जगह पर एक्सपेंशन वाल्व भी आपका आउटडोर यूनिट में लगा होता है। ठीक है,
और अगर इंडोर यूनिट की बात करोगे तो इंडोर यूनिट में आपकी इवेपोरेटर कोयल लगी होती है, ठीक है। द आउटडोर यूनिट कैन बी केप्ट एट द टेरेस और एनी अदर ओपन प्लेसेस वेयर द फ्री फ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज अवेलेबल, ठीक है। आउटडोर यूनिट को जिसमें कंप्रेसर और कंडेंसर लगे हुए हैं, इसे छत पर या ऐसी खुली जगह में रखेंगे ताकि इसके अंदर से हवा का सर्कुलेशन आसानी से हो पाए, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ कुछ बहुत सिंपल से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। पैकेज एयर कंडीशनर सामान्य क्षमता में उपलब्ध है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द पैकेज्ड एयर कंडीशनर इज। कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द पैकेज्ड एयर कंडीशनर इज। कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द पैकेज्ड एयर कंडीशनर इज 3 से 5 टन, 7 से 10 टन, 15 टन या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कूलिंग कैपेसिटी आपको मैं बता चुका हूं, 3, 5, 7, 10 एंड 15, ठीक है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो यहां से आपको जो डी पार्ट है ये बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है। तो कूलिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 टन, 3 टन, 5 टन, 7, 10 एंड 15, इन सभी कैपेसिटीज में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो 3 से 5, 3 एंड 5 दोनों हैं, ठीक है। 7, 10 भी है, ठीक है, 15 भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है ये डी पार्ट बिल्कुल सही होगा, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल, यानी कि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैकेज यूनिट में ड्रायर लगा होता है, ठीक है, तो इस ड्रायर का क्या काम होता है? इन पैकेज यूनिट जो ड्रायर लगा होता है ये क्या काम करता है? कंडेंसर फैन मोटर स्टार्ट करने में मदद करता है। तो ड्रायर, इसका नाम ही क्या है? ड्रायर, ठीक है। ड्रायर क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो फैन मोटर होती है इसको स्टार्ट करने का काम करेगा, फैन मोटर स्टार्ट करने का काम करेगा, ऐसा तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि ऐसा कोई काम ड्रायर का नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 चीजें हैं, बी सी और डी। हवा में से नमी हटाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट में से नमी और मलबा हटाता है। कंडेंसेट फैन में से नमी हटाता है, ठीक है। नमी हम बोलते हैं मॉइस्चर को, नमी जो होती है ये आपका होता है मॉइस्चर, नमी होती है क्या? मॉइस्चर। तो ड्रायर क्या करता है? एयर से मॉइस्चर को रिमूव करता है या रेफ्रिजरेंट से मॉइस्चर रिमूव करता है। देखिए, क्वेश्चन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके अकॉर्डिंग ही बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बेसिक थ्योरी आपको पता हो, बाकी सेम कहानी बिल्कुल सेम चलने वाली है। तो आप जब देखोगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि ड्रायर करता क्या है, ठीक है। ड्रायर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट में से नमी को हटाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल
सही रहने वाला है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट से मॉइस्चर को जो रिमूव करने का काम करता है, ये आपका यहाँ पर भी ड्रायर करने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पैकेज यूनिट में कंप्रेसर। ठीक है, अगर एक पैकेज यूनिट में कंप्रेसर की हम बात करेंगे तो यह क्या काम करता है। एक पैकेज यूनिट में कंप्रेसर क्या काम करने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार देखिएगा। तरल रेफ्रिजरेंट को गैस रेफ्रिजरेंट में बदलता है। ठीक है, बी पार्ट कहता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को गैस रेफ्रिजरेंट यानी कि वेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो क्या ये काम कंप्रेसर का होता है? तो फिर इवेपोरेटर क्या करेगा? फेज चेंज आपके जो होते हैं या तो इवेपोरेटर के अंदर होते हैं या कंडेंसर के अंदर होते हैं। कंप्रेसर में तो फेज का चेंज नहीं होता। इसी तरह से एक्सपेंशन वाल्व में भी फेज के चेंज की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, फेज का चेंज आपका होता है इवेपोरेटर में। ठीक है, तो बी पार्ट तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। बी पार्ट क्या है आपका यहाँ पर गलत रहने वाला है। सी पार्ट की अगर हम बात करेंगे, गैस रेफ्रिजरेंट को तरल रेफ्रिजरेंट में बदलता है। अगेन फेज चेंज की बात की गई है। ठीक है, ये भी गलत होगा। सी पार्ट क्या कहता है, आपका जो गैस रेफ्रिजरेंट है, इसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदलने का काम करता है। तो अगर पूरे एसी सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो बी पार्ट है ये आपका होता है इवेपोरेटर के अंदर। अगर आपको याद हो, ये काम आपका इवेपोरेटर में होता है और ये काम आपका होता है कंडेंसर में। तो बी और सी ऑप्शन तो क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट में से हीट दूर करता है, भैया ये काम तो किसका होता है, ये काम होता है कंडेंसर का। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट में से हीट दूर करता है, तो ये बेसिकली हीट के रिजेक्शन की बात कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो डी पार्ट भी आपका गलत रहने वाला है। बचा क्या है आपका ए पार्ट, पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को जो पंप करने का काम करता है, ये आपका कंप्रेसर करने वाला है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर सही से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल पेपर में गलत करने वाले हो। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडेंसर कोयल पिंस अक्सर खराब हो जाते हैं। ठीक है, बोछार्ड हेलस्टॉर्म से बार बार प्रेशर वॉशिंग करने से, स्ट्रॉन्ग एसिड से साफ करने के बाद, अपर्याप्त धोने से, और डी कहता है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंडेंसर कोयल पिंस बेकार क्यों जाते हैं। ठीक है, हेलस्टॉर्म से, प्रेशर वॉशिंग से, एसिड क्लीनिंग से, ऑप्शन डी कहता है ऑल। ठीक है, इन सभी से। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो डी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। इन सभी कारणों से जो कंडेंसर कोयल फिन्स होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं या ये बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो डी पार्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सामान्यतः पैकेज एसी यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपका जो पैकेज एसी यूनिट होती है इसे कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पैकेज एसी यूनिट जो होती हैं इन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पैकेज एसी यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। चलिए वेरी गुड। अगर राइट आंसर की हम बात करेंगे तो बी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको आज ही बताया है कि अगर आप पैकेज एयर कंडीशनर को देखोगे तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। नीचे वाले पार्ट्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपका कंप्रेसर एंड कंडेंसर लगा हुआ होता है। कंप्रेसर एंड कंडेंसर जो होते हैं ये आपके नीचे वाले पार्ट में होते हैं। अगर मिडिल पार्ट की बात करोगे तो इसके अंदर इवेपोरेटर कोइल्स लगी हुई हैं। और अगर ऊपर वाले बात करोगे तो इसके अंदर फैन कंपार्टमेंट होता है। तो यह बेसिकली आपका 3 इकाइयों में 3 यूनिट्स में बटा हुआ होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। पैकेज टाइप एसी सामान्यतः कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी पूछी गई है, कूलिंग कैपेसिटी कितनी होती है। पैकेज एसी की अगर आप बात करोगे तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 टन, ठीक है, 5 टन, 7 टन, 10 एंड 15 टन, ठीक है। तो सीधा हम बोल सकते हैं 3 से 15 टन। तो सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। कूलिंग कैपेसिटी इनकी 3 से 15 टन के बीच में रहती है, ठीक है। अगर 20 टन की हम बात करते हैं तो 20 टन के लिए आपका जाता है सेंट्रल या सेंट्रलाइज एसी, ठीक है। और अगर 5 टन तक की आप बात करते हो तो इसमें आपका कौन कौन सा आता है। इसमें आपका आता है वेरी गुड, इसमें आपका आता है विंडो एसी। इसमें आपका आ जाता है विंडो एसी, ठीक है। और कौन सा, स्प्लिट एसी। विंडो एसी और स्प्लिट एसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैकेज एसी में एयर फ्लो मापी जाती है। इन पैकेज एसी एयर फ्लो इज मेजर्ड इन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके इस साल जो एग्जाम होंगे इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है।
वेरी गुड। अगर राइट आंसर की हम बात करेंगे तो बी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, इसे CFM में मेजर किया जाता है और CFM होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है, तो हवा की जो वेलोसिटी होती है ना यहाँ पर, ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इन सभी में मेजर हम नहीं करते हैं, इसे क्यूबिक फीट पर मिनट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, या इसे क्यूबिक फीट पर मिनट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैकेज एसी की क्षमता मापी जाती है। ठीक है, अगर इसकी क्षमता मापने की हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट भी आपको याद रखना है। तो ये आपकी होती है BTU पर आर। BTU आपका होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आर। ठीक है, तो सी पार्ट यहां पर सही रहने वाला है। बी यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैकेज एसी में प्रयुक्त कॉइल निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, तो अगर हम पैकेज एसी में जो कॉइल्स होती हैं इनकी हम मटेरियल की बात करेंगे तो यह कौन से मटेरियल की बनी हुई होती है? पैकेज एसी में जो कॉइल्स लगी होती हैं इनका मटेरियल कौन सा होता है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कौन से मटेरियल की बनी होती है? ये तांबा यानी कि कॉपर की बनी होती है। ठीक है, तांबा यानी कि कॉपर की। और नॉर्मली अगर हम किसी भी एसी की बात करते हैं ना, उसके अंदर जो कूलिंग कॉइल्स हो या आपकी कंडेंसर में जो कॉइल्स लगी होती हैं, देखिए प्लास्टिक और लोहा ये तो नहीं रहने वाला है। ठीक है, ज्यादातर जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ये आपका या तो कॉपर हम करते हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें से भी कॉपर का इस्तेमाल सबसे किया जाता है। अगर पैकेज एसी में भी कॉइल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर भी कॉपर की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका उपयोग करके पैकेज एसी में रिसाव की जांच की जाती है? ठीक है, तो पैकेज एसी में अगर लीकेज हो गया है, पैकेज एसी में अगर आप लीकेज चेक करना चाहते हो तो यह आप किसके द्वारा कर सकते हो? नाइट्रोजन, अमोनिया, CO2 या ऑप्शन डी कहता है ओल। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ए पार्ट सही रहने वाला है। तो लीकेज को चेक करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लीकेज को चेक करने के लिए पैकेज एसी में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपके पैकेज एयर कंडीशनर की कहानी होती है समाप्त। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानने के लिए काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पर जानने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जानने में ही आपका सिलेबस बहुत बढ़ता जाएगा और अभी भी आपका सिलेबस इतना हो गया है कि आप इतना ही कवर कर लो, ये भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। क्योंकि आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड और एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जैसे भी आपका एग्जाम है, ठीक है, अगर स्टेट लेवल का है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी और अगर आपका सेंट्रल लेवल का है तो आपकी इंग्लिश रहने वाली है। तो ये 4 पार्ट भी आपको कवर करने होते हैं, जीएस जी के भी, और साथ में आपका टेक्निकल का भी पार्ट रहेगा, ट्रेड जो है। ठीक है, तो इतना काफ़ी होगा पैकेज एयर कंडीशनर के लिए, क्योंकि आपके भी कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक और बचे हुए हैं
और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक पैकेज एयर कंडीशनर की कहानी होती है समाप्त। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर सिस्टम के साथ मिलने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे बिल्कुल आप बता सकते हो। बाकी आज की क्लास को इतने ही रखेंगे। वेरी गुड पवन, हितेश, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज की क्लास को इतने ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है बच्चे, फिर